नमस्ते स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 पर बात करने वाले हैं। आज की क्लास में चैप्टर 5 को पूरा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ओके, इमेजिन करो घर में बर्थडे है और एक सुपर टेस्टी केक आया है। सब लोग मिलकर खाएंगे तो डबल मजा आएगा, राइट? बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की सिंपल सी कहानी। लेकिन जरा सोचो, अगर घर का कोई एक मेंबर वो पूरा का पूरा केक अकेले ही खा जाए तो, और बाकी सब बस दूर से देख रहे हैं, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, राइट? बिल्कुल। और पता है, जब देश की तरक्की यानी ग्रोथ का केक ऐसे ही कुछ लोग खा जाते हैं और बाकी लोग बस देखते रह जाते हैं, बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आज का सिलेबस क्या है, फटाफट देख लेते हैं। हम 5 चीजें समझेंगे। पहले, ग्रोथ का असली मतलब क्या है। फिर ये इंक्लूसिव ग्रोथ आखिर है क्या चीज। उसके बाद हम समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। फिर देखेंगे दुनिया के 17 बड़े गोल्स। और आखिर में बात करेंगे कि तो आगे क्या। रेडी हो क्लास? चलो लेट्स डाइव इन। ओके, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। देखो, ग्रोथ का मतलब सिर्फ देश की तिजोरी भरना नहीं होता। असली ग्रोथ तो वो है जब उस तिजोरी का फायदा हर घर तक पहुंचे। सिंपल सी बात है कि एक सब में बंटना चाहिए। ये है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसका फायदा सोसाइटी के हर हर हिस्से को मिले, चाहे वो गरीब हो या अमीर, औरत हो या मर्द, शहर में रहता हो या गांव में। सिर्फ जीडीपी का नंबर बढ़ाना काफी नहीं है, असली बात है डिस्ट्रीब्यूशन, कि उस तरक्की का फल सबको मिल रहा है या नहीं। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बहुत जरूरी सवाल आ रहा होगा कि सर ये सब ठीक है, पर पता कैसे चलेगा कि ग्रोथ इंक्लूसिव है या नहीं? मतलब इसको नापते कैसे हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन। चलो इसका जवाब देखते हैं। इसको समझने के लिए ना एक ग्रोथ रिपोर्ट कार्ड इमेजिन करो। सिंपल। स्टेप 1, क्या गरीबी कम हो रही है? अगर देश तो अमीर हो रहा है पर गरीब और गरीब होता जा रहा है तो मतलब फेल, सीधा फेल। स्टेप 2, क्या लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, रोजगार बढ़ रहा है? स्टेप 3, क्या सबको अच्छी हेल्थ और एजुकेशन मिल पा रही है? स्टेप 4, क्या जेंडर इक्वालिटी यानी मर्द औरत की बराबरी बेहतर हो रही है? और आखिरी स्टेप 5, क्या शहर और गांवों का जो फर्क है वो कम हो रहा है? अगर इन सब सवालों का जवाब पास है तभी हम कह सकते हैं कि ग्रोथ A+ है, यानी इंक्लूसिव है। चलो अब सिलेबस के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। ये जो शब्द है सस्टेनेबल, सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, टिकाऊ। ऐसी चीज जो लंबे समय तक चले, जो टिकाऊ हो। इसको भी एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास एक आम का बगीचा है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो उस सारे पेड़ काट कर एक ही बार में लकड़ी बेच दो और ऐश करो, पार्टी करो, या फिर हर साल आम तोड़कर बेचो और सालों साल कमाओ। क्या करोगे? ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन है ना। बस यही सिंपल सी चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। हमें ऐसी तरक्की करनी है जो आज हमारी जरूरतों को पूरा करे, लेकिन आने वाली जेनरेशंस मतलब हमारे बच्चों और उनके बच्चों की जरूरतों से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। सिंपल शब्दों में, हम आम भी खाएं और आने वालों के लिए बगीचा भी सलामत रखें। तो टिकाऊ प्रोग्रेस के आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए साल 2015 में दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP ने मिलकर एक ग्लोबल प्लान बनाया, एक मास्टर प्लान पूरी दुनिया के लिए। और उस प्लान में उन्होंने कितने बड़े गोल सेट किए, कोई आइडिया? चलो मैं बताता हूं। ये नंबर देखो, 17। अब ये 17 कोई ऐसी रैंडम नंबर नहीं है, हाँ। ये 17 गोल्स हैं जो दुनिया को 2030 तक बेहतर बनाने का एक पूरा रोड मैप है। इन्हें कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या शॉर्ट में SDGs। सबने सुना होगा, राइट? आप इसको ऐसे समझो, ये पूरी दुनिया की 2030 तक की एक टू डू लिस्ट है। चलो इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं, एंड डोंट वरी, मैं इसको बहुत आसान करके समझाऊंगी। देखो, इन 17 गोल्स को ना हम 3 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है गोल्स फॉर पीपल, यानी हम इंसानों के लिए। इसमें वो सारी जरूरी चीजें आती हैं जो एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जिंदगी जीने के लिए चाहिए। देखो, गोल 1 और 2, नो पॉवर्टी एंड 0 हंगर, ये तो हमारी सबसे बेसिक जरूरत है, रोटी। फिर गोल 3 और 4, गुड हेल्थ एंड क्वालिटी एजुकेशन, ये हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। कपड़ा और मकान के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन भी जरूरी है। और गोल 5, जेंडर इक्वालिटी, ये इंश्योर करता है कि सबको, आई रिपीट, सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले।
ये सभी बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, गोल्स फॉर प्लैनेट, यानी हमारी धरती के लिए। आफ्टर ऑल, अगर हमारा ये घर, हमारा प्लैनेट ही सेहतमंद नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ? सोचो। यहाँ गोल 6 और 7 साफ पानी और क्लीन एनर्जी जैसे सोलर पावर की बात करते हैं, जो आज की लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। गोल 13 ये सीधे क्लाइमेट चेंज से टक्कर लेने की बात करता है, जो कि एक ग्लोबल इमरजेंसी बन चुकी है। और गोल्स 14 और 15 हमारे समुंदर और ज़मीन के इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करते हैं। बेसिकली हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना ही होगा, नो अदर ऑप्शन। और आखिरी हिस्सा है गोल्स फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस, यानी खुशहाली और शांति। ये हिस्सा इंसान और प्लैनेट दोनों को जोड़कर एक बेहतर और स्टेबल समाज बनाने की बात करता है। गोल 8 सबके लिए डिसेंट वर्क और आर्थिक विकास की बात करता है। गोल 10 अमीर गरीब के बीच का फासला कम करने पर जोर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट। गोल 16 शांति और न्याय की बात करता है, ताकि सोसाइटी फेयर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट गोल 17 ये कहता है कि ये सारे गोल्स अकेले पूरे नहीं हो सकते, ये तभी पूरे होंगे जब सब देश मिलकर टीम बनाकर काम करेंगे। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। तो हमने इंक्लूसिव ग्रोथ भी समझ लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी समझ लिया, हमने दुनिया के 17 गोल्स भी देख लिए। पर अब सबसे बड़ा सवाल, तो आगे क्या? ये बड़े बड़े आइडियाज हकीकत कैसे बनेंगे? बिल्कुल सही सवाल है। ये सब हकीकत में कैसे होगा? देखो, ये गोल्स ग्लोबल टारगेट्स हैं। अब हर देश को अपने अपने चैलेंजेस के हिसाब से प्लान्स बनाने हैं, पॉलिसीज लानी हैं और इन पर काम करना है। इंडिया भी अपनी वेरियस स्कीम्स के जरिए इस दिशा में काम कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखो, इसमें सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका रोल है। लेकिन इस एक सोच के साथ कि जितने भी बड़े बदलाव होते हैं ना, वो एक सिंपल सी सोच से शुरू होते हैं। ये समझने से कि ये प्लैनेट हमारा है और इसकी तरक्की में हर एक का हिस्सा है, और हाँ, हर एक की जिम्मेदारी भी है। इस बारे में सोचना जरूर। आखिर कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं और कुछ लोग इतने गरीब क्यों? तो चलिए इंडिया की अमीरी और गरीबी की कहानी को शुरू से समझते हैं। लेट्स गो। ये है आज की क्लास का सिलेबस। हम इस बड़े टॉपिक को 5 सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। क्लास के एंड तक आपको इंडिया के इकोनॉमिक सफर की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 1। देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसको ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर वो है क्या? तो सबसे पहले हम यही डिफाइन करेंगे कि जब हम गरीबी या इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इसका आखिर मतलब क्या होता है। स्क्रीन पर देखो, यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक है इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता। इसका मतलब है अमीर और गरीब के बीच का फासला, आखिर कितना गैप है उनकी इनकम में। और दूसरा है पॉवर्टी, यानी गरीबी। इसका मतलब है जब किसी के पास अपनी बेसिक ज़रूरतों जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी पूरे पैसे ना हों। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं पर एक नहीं है। तो अगला सवाल दिमाग में यही आता है, आखिर हम इन चीज़ों को नापते कैसे हैं? मतलब आखिर इकोनॉमिस्ट कैसे पता लगाते हैं कि एक देश में कितनी गरीबी है? क्या उनके पास कोई स्पेशल स्केल या मेजरिंग टेप होता है? चलो पता करते हैं। सेक्शन 2 पे चलते हैं। अब हम खोलने जा रहे हैं इकोनॉमिस्ट्स का टूल किट। हम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स देखेंगे जिनका इस्तेमाल करके वो गरीबी और इनइक्वालिटी को नापते हैं। और टेंशन मत लो, नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं पर कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। हमारा पहला टूल है हेड काउंट रेशियो, यानी HCR। ये सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीका है। जैसा नाम है वैसा ही काम है, सीधा सीधा हेड्स काउंट करना। मतलब हम बस गिनती करते हैं कि कितने लोग सरकार द्वारा बनाई गई पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं और उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक गांव है जिसमें 100 लोग रहते हैं और वहां के इकोनॉमिस्ट ने पता लगाया कि उनमें से 30 लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो बताओ HCR कितना हुआ? सिंपल, 30%। आसान है ना? और जिनको फॉर्मूलाज पसंद हैं उनके लिए ये रहा फॉर्मूला। बस गरीब लोगों की संख्या को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। पर रुको, इस सिंपल से टूल में एक बड़ी प्रॉब्लम है। जरा सोचो, अगर पॉवर्टी लाइन मान लो 50 रुपए रोज की है तो जो इंसान 49 रुपए कमा रहा है उसको भी गरीब गिना जाएगा और जो सिर्फ 10 रुपए कमा रहा है उसको भी। HCR हमें ये तो बताता है कि कितने लोग गरीब हैं, पर यह नहीं बताता कि वो कितने गरीब हैं। मतलब गरीबी की गहराई नहीं नापता।
उसके लिए हमें चाहिए टूल नंबर 2। ये है पॉवर्टी गैप। ये HCR से थोड़ा स्मार्ट टूल है। ये नापता है कि गरीब लोग ऑन एवरेज पॉवर्टी लाइन से कितना दूर है। आसान शब्दों में ये बताता है कि हर गरीब इंसान को पॉवर्टी लाइन तक लाने के लिए एवरेज कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। इससे प्रॉब्लम कितनी गहरी है इसका अंदाजा लगता है। ओके, तो हमने गरीबी नापना सीख लिया। अब इनइक्वालिटी यानी अमीर गरीब के बीच के गैप को कैसे नापते हैं, इसके लिए एक टूल है जिसका नाम है लोरेंज कर्व। पता है नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर इसको समझने के लिए चलो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक क्लासरूम में पॉकेट मनी की कहानी। इमेजिन करो कि हमारी क्लास में हर स्टूडेंट को बिल्कुल सेम पॉकेट मनी मिलती है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो एकदम सीधी 45 डिग्री की लाइन बनेगी। इसे कहते हैं परफेक्ट इक्वालिटी। मतलब नीचे के 50% स्टूडेंट्स के पास टोटल 50% पैसा है। लेकिन असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। असलियत में ये लाइन नीचे की तरफ झुक जाती है। ये जो झुकी हुई लाइन है इसी को कहते हैं लॉरेंज कर्व। ये दिखाती है कि शायद नीचे के 50% स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 20% पैसा है। सीधी लाइन और इस कर्व के बीच जितना ज्यादा गैप उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी। अब उस लॉरेंज कर्व से इकोनॉमिस्ट्स एक सिंगल नंबर कैलकुलेट करते हैं जिसे कहते हैं जीनी कोएफिशिएंट। बेसिकली ये 0 से 1 के बीच का एक स्कोर है। अगर स्कोर 0 है मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, सबके पास बराबर पैसा, और अगर स्कोर 1 है मतलब मैक्सिमम इनइक्वालिटी, सारा पैसा एक ही आदमी के पास। इस एक नंबर से अलग अलग देशों की इनइक्वालिटी को कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। चलो अब अपने मेजरमेंट टूल्स को थोड़ी देर साइड में रखते हैं और टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा पीछे चलते हैं। हम जा रहे हैं सीधा 1947 में, ये देखने के लिए कि आज़ादी से लेकर 1990 तक इंडिया में गरीबी की कहानी कैसी थी। आज़ादी के वक्त इंडिया के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। 1950s और 60s में देश में गरीबी बहुत ज्यादा थी, लगभग 50 से 55% तक। मतलब हर 2 में से 1 इंसान गरीब था। फिर 60s के एंड में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिससे खाने की पैदावार बढ़ी, पर गरीबी पर इसका असर बहुत धीरे धीरे हुआ। फिर 70s और 80s में गरीबी हटाओ का दौर आया। गरीबी थोड़ी कम हुई पर रफ्तार बहुत स्लो थी। और फिर आया 1991, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। ये 1970s का एक बहुत ही मशहूर नारा था जिसे उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इस दौर में बड़े बड़े फैसले लिए गए, जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन और गरीबों के लिए अलग अलग सब्सिडीज शुरू की गईं। इरादा तो गरीबी पर सीधा हमला करने का था, पर इसके लिए जो तेज इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए थी वो अभी भी मिसिंग थी। तो सवाल ये है कि आखिर 40 साल तक प्रोग्रेस इतनी धीमी क्यों रही? इसके कुछ बड़े कारण थे। पहला, लाइसेंस राज, यानी किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए इतने सारे लाइसेंस और परमिशन का जाल। दूसरा, इस सिस्टम से करप्शन बहुत बढ़ गया। तीसरा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड बहुत कम थी, जिसे मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता था, सिर्फ 3-4%। और आखिरी, तेजी से बढ़ती हुई आबादी, जिसके कारण थोड़ी बहुत तरक्की भी लोगों में बढ़ जाती थी। और फिर आया 1991, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। देश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था और हमें रास्ता बदलना पड़ा। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार किए, जिसे हम आज LPG रिफॉर्म्स कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये इंडिया के लिए एक नए आर्थिक युग की शुरुआत थी। इन रिफॉर्म्स का गरीबी पर जो असर हुआ वो कमाल का था। जरा इस चार्ट पर बदलाव की स्पीड देखो। जो गरीबी इतने सालों से ज्यादा कम नहीं हो रही थी, वो 90s में 36% से गिरकर 2005 तक 27% हुई और 2012 तक सिर्फ 22% रह गई। पहली बार तेज इकोनॉमिक ग्रोथ इतने बड़े स्केल पर जॉब्स और मौके पैदा कर रही थी कि करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकल गए। तो चलो अब अपनी टाइम मशीन को वापस आज के टाइम में ले आते हैं। इंडिया ने गरीबी कम करने में कमाल की सफलता हासिल की है। ये एक ऐतिहासिक कहानी है, लेकिन क्या कहानी इतनी सिंपल है? क्या सारा काम पूरा हो चुका है? चलो आज की असली और थोड़ी कॉम्प्लेक्स पिक्चर देखते हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जहां एक तरफ इंडिया ने गरीबी के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की, वहीं एक नई चुनौती सामने आ गई, बढ़ती हुई इनइक्वालिटी यानी असमानता। जिस इकोनॉमिक ग्रोथ ने करोड़ों लोगों को ऊपर उठाया, उसी ने बहुत सारी दौलत को सबसे ऊपर के कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा कर दिया। अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई। तो आज हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही बढ़ती हुई इनइक्वालिटी है। दूसरा है शहर और गांव के बीच का आर्थिक फासला। और तीसरा है हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अच्छी क्वालिटी की जॉब्स पैदा करना। इंडिया की इकोनॉमी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमने देखा कि देश ने जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ की है, अपनी किस्मत बदली है,
पर क्या ये ग्रोथ सबके लिए थी? एक देश कैसे आगे बढ़ता रहे और ये भी सुनिश्चित करे कि इसका फायदा सब तक अच्छे से पहुंचे, यही आने वाले समय की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है। सोचिएगा जरूर। एक सेकंड के लिए सोचो, आपके हिसाब से हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? गरीबी है या ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन? और ये जो हम हमेशा सुनते हैं डेवलपमेंट हो रहा है, इसका आखिर मतलब क्या है? सोच के रखो, इसका जवाब हम क्लास के एंड तक ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से, गरीबी। हमारी कहानी का पार्ट 1 है गरीबी हटाओ, और इस मिशन में सरकार ने कुछ जबरदस्त स्कीम्स यानी अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल किया है। लेट्स सी व्हाट दीज सुपर पावर्स रियली आर। ये देखो, ये है सरकार का एंटी पॉवर्टी टूल किट, एक पूरा आर्सेनल। इसमें काम देने वाली MGNREGA से लेकर फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला आयुष्मान भारत और सीधे बैंक अकाउंट में पैसा भेजने वाला जन धन जैसी कई स्कीम्स हैं। ये सब मिलकर गरीबी से फाइट करते हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला सुपर पावर MG नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका प्रॉमिस बड़ा सिंपल है, हर गांव के परिवार को साल में 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा। और सुनो, ये कोई एहसान नहीं, ये एक कानूनी हक है। इसका असर वेस्ट बंगाल के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में तो कमाल का हुआ। वहां माइग्रेशन यानी लोगों का गांव छोड़कर शहर जाना काफी कम हो गया। इस स्कीम ने तो पूरा सिस्टम ही बदल दिया। ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना। यहाँ स्लाइड पर देखो, पहले क्या होता था, सरकार पैसा भेजती थी, लेकिन बीच में ये जो मिडलमैन है ना, जिनके ऊपर क्रॉस मार्क है, वो सब खा जाते थे, आदमी तक कुछ नहीं पहुंचता था। अब सीन ही अलग है, सरकार से पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में, नो लीक्स, नो करप्शन, खेल खत्म। और ये देखो आयुष्मान भारत। जस्ट इमेजिन, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं, लोग कर्जे में डूब जाते हैं। ये स्कीम गरीब परिवारों को साल में 5 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि परिवार को वापस गरीबी में जाने से बचाने वाला एक सुरक्षा कवच है। ओके, अब थोड़ा ट्रैवल करते हैं, चलते हैं वेस्ट बंगाल। देखो, सेंटर की स्कीम्स तो हैं ही, लेकिन कुछ स्टेट्स उनमें अपना अलग ही फ्लेवर, अपना अलग मसाला डालते हैं। लेट्स सी वेस्ट बंगाल ने ये कैसे किया। वेस्ट बंगाल ने अपनी अलग स्कीम्स चलाई, जैसे कन्याश्री प्रकल्पा, जिसमें लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। और पता है, इस स्कीम को तो यूनाइटेड नेशंस से अवार्ड भी मिला है। फिर है सबुज साथी, जिसमें स्टूडेंट्स को फ्री साइकिल मिलती है ताकि स्कूल आना जाना आसान हो। ये होता है स्टेट लेवल इनोवेशन। तो हमने देखा कि गरीबी से लड़ने के लिए कितने अच्छे काम हो रहे हैं, जॉब्स मिल रही हैं, पैसा डायरेक्ट अकाउंट में आ रहा है, सब बढ़िया लग रहा है, राइट? लेकिन अब आती है कहानी में एक ट्विस्ट। हर दवा का एक साइड इफेक्ट होता है। तो इस तरक्की की कीमत क्या है? ये स्लाइड पूरी प्रॉब्लम को एक सीसॉ की तरह दिखाती है। एक तरफ है तरक्की के फायदे, मोर फैक्ट्रीज, बेटर रोड्स, मोर जॉब्स, और दूसरी तरफ है इसका बोझ, हवा और पानी में जहर घुल रहा है और जंगल कट रहे हैं। हमें इन दोनों के बीच एक बैलेंस ढूंढना ही होगा। वी नीड डेवलपमेंट, बट वी ऑल्सो हैव टू सेव आवर एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली की हवा को ही देख लो, कई बार ये दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी बन जाती है। ये जो हैजर्डस वाला बार इतना लंबा देख रहे हो ना, इसका सीधा सा मतलब है सांस लेना भी मुश्किल है। क्यों? गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन की धूल, और हाँ, आसपास के खेत में जलने वाली पराली। तो ये हैं हमारे देश के टॉप 4 एनवायरमेंटल विलन्स। हवा में जहर, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों का नाला बन जाना, डेवलपमेंट के नाम पर जंगल की कटाई, और मौसम का अजीबो-गरीब बदलाव, कभी सूखा तो कभी फ्लड। ये सब उसी तरक्की के साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी है। हम सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं हैं। इंडिया ने एक ग्रीन काउंटर अटैक भी लॉन्च किया है। हम दुनिया के सबसे बड़े सोलर एनर्जी प्रोग्राम्स में से एक चला रहे हैं। गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे मिशन है, और शहरों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देकर और प्लास्टिक बंद करके हम पोल्यूशन से लड़ रहे हैं। सो द फाइट इज ऑन। ओके क्लास, अब आते हैं हमारी कहानी के फाइनल पार्ट पर, द रियल रिपोर्ट कार्ड। हमने गरीबी की बात की, तरक्की की बात की, पैसों की बात की, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या किसी देश की तरक्की सिर्फ पैसों से नापी जानी चाहिए? क्या पैसा ही सब कुछ है? थिंक अबाउट इट। बिल्कुल यही सवाल पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने 1990 में पूछा था। उन्होंने कहा, अरे भाई, डेवलपमेंट सिर्फ पैसा नहीं है, इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो देखो। और इस अमेजिंग सोच में उनका साथ दिया हमारे नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन ने।
और इन दोनों ने मिलकर एक नया रिपोर्ट कार्ड बनाया जो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि इंसान की खुशहाली नापता है। उस रिपोर्ट कार्ड का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। सिंपल भाषा में ये सिर्फ देश की तिजोरी नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि देश के लोग कितने हेल्दी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और उनकी लाइफ की क्वालिटी आखिर कैसी है। इट्स अबाउट पीपल, नॉट जस्ट मनी। तो ये HDI 3 चीजों पर खड़ा है, बिल्कुल जैसे स्कूल के 3 मेन सब्जेक्ट्स। पहला हेल्थ, आसान भाषा में ये आपकी PT क्लास है, आप कितने साल जियोगे। दूसरा नॉलेज, ये आपकी GK क्लास है, आपने कितने साल पढ़ाई की। और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये आपका मैथ स्कोर है यानी पर पर्सन इनकम। इन तीनों को मिलाकर बनता है आपका फाइनल HDI स्कोर। और 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से 193 देशों में इंडिया की रैंक है 134। हमारा स्कोर है 0.633, जो हमें मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्लास में हम मिडिल बेंचर हैं, ना टॉप कर रहे हैं ना फेल हो रहे हैं, बीच में हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हमने प्रोग्रेस किया है, बहुत प्रोग्रेस किया है। 1990 में हम लो कैटेगरी में थे और अब मीडियम में है। हमारा सफ़र लो से मीडियम तक का रहा है। अब मंजिल है वेरी हाई कैटेगरी में आने की, जिसके लिए स्कोर 0.8 से ऊपर चाहिए। लंबी रेस है लेकिन हम दौड़ रहे हैं और जीतना तो है ही। लेकिन ये नंबर ना पूरे देश की कहानी नहीं बताता। यहाँ देखो, देश के अंदर भी बहुत फर्क है। एक तरफ केरला है जिसका HDI स्कोर हाई कैटेगरी में है, बिल्कुल यूरोपियन देशों जैसा, और दूसरी तरफ बिहार है जिसका स्कोर लो मीडियम है। एक ही देश, दो अलग अलग कहानियां। तो मीडियम से हाई HDI तक का प्रमोशन लेने के लिए क्लास में क्या करना होगा? सिंपल, हमें अपने स्कूल यानी एजुकेशन और हॉस्पिटल यानी हेल्थ केयर की क्वालिटी A1 करनी होगी। बच्चों में मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से लड़ना होगा। क्लास में लड़के और लड़कियों के बीच और अलग अलग स्टेट्स के बीच का भेदभाव मिटाना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी, सबके लिए अच्छी जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। तो क्लास, हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। असली डेवलपमेंट क्या है? शायद पैसा, एनवायरनमेंट और इंसान की बेहतरी का बैलेंस ही असली डेवलपमेंट है। फाइनल सवाल आपके लिए है, इंडिया मीडियम से वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट तक का सफ़र कैसे पूरा करेगा? सोचना ज़रूर, और हो सके तो कमेंट्स में अपना आइडिया बताओ। ये जो वर्ड है ना, तरक्की, डेवलपमेंट, इसका असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चमचमाती सड़कें और फास्ट कार्स हैं, या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है? चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आते अपने पहले सेक्शन पर, तरक्की का असली मतलब। और मैं आपको पहले बता दूं, असली तरक्की सिर्फ पैसों से नहीं नापी जाती, बिल्कुल नहीं, ये लोगों की जिंदगी से नापी जाती है। और इसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुत पावरफुल आइडिया है। सिंपल शब्दों में, ऐसी तरक्की जिसका फायदा सबको मिले। इमेजिन करो कि देश की दौलत एक बहुत बड़ा सा बर्थडे केक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि इस केक का पीस हर एक इंसान को मिलना चाहिए, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में। अगर सिर्फ कुछ लोग मिलकर पूरा केक खा जाएं, तो उसे हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते, राइट? और इससे जुड़ा हुआ एक और जबरदस्त आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि हम आज प्रोग्रेस तो करें, लेकिन ऐसे कि हमारे बच्चों और उनके बच्चों का हक ना मारें। सोचो, अगर हम सारा साफ पानी, सारी साफ हवा आज ही खत्म कर दें, तो उनके लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं। इसीलिए तो पूरी दुनिया ने मिलकर 17 गोल सेट किए हैं, जिनको SDGs कहते हैं, 2030 तक के लिए। अच्छा, अब आते हैं हमारे सेक्शन 2 पर, गरीबी को नापे कैसे। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। हम हमेशा सुनते हैं गरीबी इतने % कम हो गई, लेकिन भाई ये पता कैसे चलता है? इसको मेजर करने के टूल्स क्या हैं? आइए देखते हैं। सबसे आसान, सबसे सिंपल तरीका है हेड काउंट रेशियो। इसमें हम लिटरली लोगों को गिनते हैं बस। एक पॉवर्टी लाइन होती है, एक मिनिमम इनकम जो सरकार सेट करती है। जो लोग इस लाइन के नीचे हैं, उन्हें गरीब माना जाता है। तो मान लो 100 में से 10 लोग उस लाइन के नीचे हैं, तो हमारा हेड काउंट रेशियो हो गया 10%। सिंपल है ना? लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, ये नहीं बताता कि कोई कितना ज्यादा गरीब है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है द पॉवर्टी गैप। ये गरीबी की डेप्थ यानी गहराई नापता है। बेसिकली ये बताता है कि ऑन एन एवरेज गरीब लोग उस पॉवर्टी लाइन से कितने दूर हैं, उन्हें लाइन तक लाने के लिए कितना पुश चाहिए। ये सरकार के लिए बहुत बहुत यूजफुल टूल है, क्योंकि इससे पता चलता है कि गरीबी मिटाने के लिए आखिर कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी।
अब आते हैं अमीर गरीब के बीच के फर्क पर, यानी इनइक्वालिटी। इसको समझने का बेस्ट टूल है द लोरेंज कर्व। इसको आप इनइक्वालिटी का एक्सरे समझ लीजिए। सोचो, एक पिज्जा है और 100 लोग हैं। अगर सबको बराबर स्लाइस मिले तो वो है परफेक्ट इक्वालिटी। लेकिन अगर 10 लोग 90% पिज्जा ले गए और बाकी 90 लोगों को सिर्फ 10% में काम चलाना पड़ा, बस इसी चीज को, इसी असमानता को ये कर्व एक ग्राफ पर दिखाता है। चलिए अब थियरी से निकलकर आते हैं अपने देश की असली कहानी पर। सेक्शन 3, भारत की गरीबी की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत प्रोग्रेस है और एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग टर्निंग पॉइंट भी है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी खुद बताती है। 1950s में आज़ादी के बाद भारत की 55% आबादी गरीब थी, आधे से ज्यादा देश। 40 साल बाद 1990 तक ये नंबर धीरे धीरे कम होकर 35-40% पर आया। फिर आया साल 1991, द बिग गेम चेंजर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और उसके बाद देखिए गरीबी घटने की स्पीड रॉकेट जैसी हो गई। 2019 तक ये 10 से 15% पर आ गई। अनबिलीवेबल, राइट? ये स्लाइड बिफोर और आफ्टर की पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर देती है। 1991 से पहले प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। लाइसेंस राज था, जहां नया बिजनेस शुरू करने के लिए इतने परमिशंस लेने पड़ते थे कि लोग थक जाते थे। लेकिन 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने दरवाजे खोल दिए। इकोनॉमी खुल गई, आईटी और सर्विसेज सेक्टर में बूम आया, बाहर से पैसा आने लगा और तरक्की ने स्पीड पकड़ ली। तो सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे? क्या सिर्फ रिफॉर्म्स ने जादू कर दिया? नहीं, सरकार ने भी गरीबी से सीधे लड़ने के लिए कुछ हथियार इस्तेमाल किए। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 4, गरीबी हटाने के हथियार। ये देखिए, ये है वो हथियार। गांव के लोगों को 100 दिन के काम की गारंटी देने के लिए है MGNREJ। गरीब से गरीब इंसान का बैंक अकाउंट हो, इसके लिए जनधन योजना आई। बीमारी के खर्च से बचाने के लिए आयुष्मान भारत है, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स में से एक है। किसानों को सीधे बैंक अकाउंट में पैसा देने के लिए PM किसान और सस्ता अनाज देने के लिए PDS तो है ही। ये सब मिलकर अलग अलग एंगल से गरीबी पर वार करते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली से नहीं लड़ी जाती, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे वेस्ट बंगाल की कन्याश्री स्कीम को देखिए। लड़कियों को पढ़ाने के लिए यह स्कीम इतनी सक्सेसफुल हुई कि इसे यूनाइटेड नेशंस ने अवार्ड दिया। वहां स्वास्थ्य साथी, हेल्थ के लिए और कृषक बंधु किसानों के लिए भी बहुत काम कर रही हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक लेकिन होता है। इतनी तेजी से प्रोग्रेस करने की हमने एक कीमत भी चुकाई है, और वो कीमत चुकाई है हमारे एनवायरनमेंट ने। तो सेक्शन 5 है तरक्की और हमारा एनवायरनमेंट। बिल्कुल, ये है हमारी तरक्की के कुछ साइड इफेक्ट्स। दिल्ली जैसे शहरों में हवा इतनी खराब है कि सांस लेना मुश्किल है। हमारी गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां पोल्यूशन से जूझ रही हैं। जंगल कट रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का असर तो हम सब देख रहे हैं। कभी बेमौसम बारिश, कभी जरूरत से ज्यादा गर्मी। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। पर ऐसी बात नहीं है कि हम हार मान गए हैं, बिल्कुल नहीं। हम फाइट बैक कर रहे हैं। नदियों को साफ करने के लिए नमामि गंगे जैसा मिशन चल रहा है। हम सोलर एनर्जी में दुनिया के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की कोशिशें जारी हैं। हाँ, लड़ाई लंबी है, लेकिन शुरू हो चुकी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, इंसानियत का रिपोर्ट कार्ड, HDI। अब तक हमने पैसों की बात की, गरीबी की बात की, लेकिन किसी भी देश का असली रिपोर्ट कार्ड क्या सिर्फ उसकी GDP हो सकती है? जरा सोचिए, बिल्कुल नहीं। यही वो पॉइंट है जहां HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है। यह आइडिया महबूब उल हक और अमर्त्य सेन जैसे ग्रेट इकोनॉमिस्ट ने दिया। उन्होंने कहा, डेवलपमेंट को सिर्फ पैसों से मत नापो, उसे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ से नापो। मतलब लोग कितने हेल्दी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनका जीने का स्टाइल कैसा है। ये है असली तरक्की। और HDI इन्हीं 3 चीजों को नापता है, एकदम सिंपल। नंबर 1, हेल्थ, यानी लोग ऑन एन एवरेज कितने साल जीते हैं। नंबर 2, एजुकेशन, यानी लोग कितने साल स्कूल जाते हैं। और नंबर 3, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसे इनकम से मेजर करते हैं। तो ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, ये एक लंबी हेल्थी और नॉलेज भरी जिंदगी के बारे में है। तो इस रिपोर्ट कार्ड में इंडिया का स्कोर क्या है? हमारा HDI स्कोर है 0.633। इस स्कोर के हिसाब से हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं। मतलब हमने 1990 के बाद से बहुत बेहतर किया है, पर अभी भी मंजिल दूर है, अभी बहुत काम करना बाकी है। पर कहानी यहाँ और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देश के अंदर भी बहुत फर्क है। एक तरफ देखिए, केरला जैसी स्टेट्स हैं जिनका HDI स्कोर काफ़ी हाई है।
बीच में है इंडिया का एवरेज स्कोर। और दूसरी तरफ बिहार जैसे स्टेट्स हैं जिनका HDI स्कोर अभी भी काफ़ी कम है। इससे पता चलता है कि हमें हर एक स्टेट पर, हर एक रीजन पर ध्यान देना होगा। तो हमने तरक्की को समझा, गरीबी को नापा, एनवायरनमेंट की चिंता की और इंसानियत का रिपोर्ट कार्ड भी देख लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, आप इस बदलाव का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? सोचिएगा जरूर। और जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, हमेशा याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये लोगों के बारे में है, आपके और मेरे बारे में है। और आपका हर छोटा कदम, चाहे वो पानी बचाना हो, किसी को पढ़ाना हो या बस एक जिम्मेदार नागरिक बनना हो, हर छोटा कदम मैटर करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।